आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे आज हमें जो करना है वो है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। पिछली क्लास तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बातें की, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सारी बातें कर ली थी, ठीक है। इवन उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी और स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली हमने और साथ में पास के एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। आज हम लोग अपनी क्लास में करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2। इसका नाम क्या है जी? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आइए जी शुरू करते हैं। मैं अगर ये कहूं कि सबसे प्यारा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वो ये है। कैसे सर? इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मतलब बच्चे को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। हाँ, बस थोड़ी सी जगह पर उसको समझने की जरूरत होती है। क्या? देखो जी, पहले तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें करना क्या क्या है। पहले एक छोटी सी इंडेक्स बना लो जल्दी से, एक छोटी सी इंडेक्स। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री का मतलब। इन्वेंट्री मींस, नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर 1 बात तो हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। नंबर 2 फिर हम क्या पढ़ेंगे जी? ये इसका जो स्कोप है, स्कोप है मतलब ये किस पर अप्लाई होता है और किस पर नहीं अप्लाई होता है, यानी कि स्कोप, AS2 का स्कोप मतलब किस पर एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। दोनों बातें, एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। किस पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गली मोहल्ले वाले जो परचून की दुकान है उन पे भी लगता है? क्या ये बड़ी कंपनी पे लगता है? क्या ये उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगता है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, या सिर्फ उस पे लगता है जो गुड्स की बात करती है? और गुड्स में भी मैन्युफैक्चरर पे लगता है कि मैन्युफैक्चरर के अलावा जो ट्रेडर है उन पे लगता है? बिल्डर के लिए तो बिल्डिंग गुड्स होती है, क्या ये उस पे भी लगता है? और भी बहुत सारी बातें बेटे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको हमें बहुत जरूरी चेक करना कि ये अप्लाई किस पे होता है और किस पर नहीं होता है। आइए फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3, वैल्यूएशन। तब जाके बात होगी वैल्यूएशन की, क्योंकि जिस चीज का हम लोग वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, और कमाल की बात, ये जो वैल्यूएशन करेंगे मतलब जिस चीज का हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, पहले हमें ये पढ़ना होगा इन्वेंट्री कहते किसे हैं, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। स्टॉक 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 चिल्लाए जाते हैं, है ना? उसका सही नाम क्या है? इन्वेंट्री। फिर बात होगी बेटे वैल्यूएशन की। मैं आपको एक बात बता दूं, मजे की बात, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो ये, और बस मुझे तो वो चीज दोबारा से बतानी है। कैसे सर? जो बच्चे सीएमए इंटर में उन्होंने पढ़ा है सीएमए फाउंडेशन में, और जो बच्चे सीएमए के अलावा सीए इंटर में हैं उन्होंने पढ़ा है सीए फाउंडेशन। कैसे सर? एक चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इन फाउंडेशन, फाउंडेशन लेवल पर। बेटे वहां पर ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं और सब कुछ वही मुझे यहाँ पे दोहराना है। अगर किसी ने तबियत से पढ़ाया है फाउंडेशन लेवल में इस चैप्टर को, तो आप समझ लो उसका वैल्यूएशन ऑलरेडी तैयार है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अब जो वैल्यूएशन होता है तो वैल्यूएशन में कुछ बातें ऐसी होती है कॉस्ट के रेस्पेक्ट में कि किसको बोलते हैं कॉस्ट, किसको बोलते हैं एनआरवी वगैरह वगैरह। तो वो सब बातें यहाँ पर होंगी। किसको बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। कॉस्ट मींस, कॉस्ट का क्या मतलब होता है जी? कॉस्ट मींस। नंबर 5, नंबर 5 फिर है जी
एनआरवी का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट नंबर 6, लास्ट में, सबसे लास्ट में, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना इसके तो समझ लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म ही नहीं होता है। डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या चीज ऐसी है जो डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सर सॉरी सर, लाइट नहीं थी, फोन चार्ज नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बस यही हुआ है जो सामने लिखा हुआ है। हमने सिर्फ एक इंडेक्स बनाए हैं कि इस एएस में हमें करना क्या है, बस यही हुआ। ठीक है। देखो एक चीज मैं और बताता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तुम्हें फिर से मिलेगा सीए फाइनल। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ, फिर से मिलेगा सीए में फाइनल में भी, बस उसका नाम होगा इंड एएस 2। और थोड़ा सा अगर मैं इसमें डिफरेंस जनरेट कर दूं, कुछ चीज इसमें एक्स्ट्रा डाल दूं, तो बन जाता है इंड एएस 2। कमाल की बात, देखो फाइनल कितना आसान है, सीए फाइनल वाला बड़ा आसान होगा अगर आप एक छोटा सा चेंज इसमें डाल दें। तो आपका समझ लो सीए फाइनल का इंड एएस 2 तैयार हो जाता है। इंड एएस किस पे लगते हैं जी? बड़ी कंपनीज पे। एएस 2 किस पे एएस किस पे लगते हैं जी? छोटी कंपनीज पे। ठीक है जी, जरा सा चेंज और सीए फाइनल का हमारा इंडेस तैयार। और सीए फाइनल में तो आते ही खाली इंडेस है, समझ लो पूरा सब्जेक्ट ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ना ही सिर्फ इंडेस 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 है बस। वहां पे और कोई चीज है ही नहीं इंडेस के अलावा। जैसे मैं आपसे कहूँ एक छोटी सी बात, बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे ये बातें, क्योंकि हम ना एक बड़ा एक भयंकर व्यू लेके बैठे होते हैं। सबसे पहला व्यू तो यही होता है सीए मुश्किल है, सीए में मुश्किल है। फिर उस व्यू के अंदर भी हम हर चैप्टर को एक भारी चैप्टर की तरह पहले समझने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, अगर आपने AS2 समझ लिया, जो आप बड़े प्यार से समझोगे, मैं तो कह रहा हूँ समझा समझाया है, मैं तो वही बात बता रहा हूँ जो तुमने फाउंडेशन में पढ़ी है। वही कोर्स, एनआरवी, विच एविडेंस, कुछ स्टोक के बारे में बताऊंगा, कुछ वैल्यूएशन के बारे में दोबारा से बातें करूंगा, छोटा सा चेंज, और सीए फाइनल का इंड एएस। तो मतलब फाइनल में हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी अगर हमने यहाँ पर ढंग से इसको पढ़ लिया। चलिए जी बातें करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो मेहनत होती है ना, वो पता है किसमें होती है? वो सिर्फ एक ही चीज में होती है। किसको बोलते हैं इन्वेंट्री, और किस पर ये अप्लाई है, किस पर अप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की। आइए बेटे, मतलब समझ लो, अगर आपको इन्वेंट्री समझ में आ गया तो बस सब कुछ समझ में आ गया, फिर इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो थोड़ा सा दिखाना, वो कर रहा था मैं नोट, बस जरा हाँ सा हाँ, बचा है। स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका प्लीज, और समझने पे ज्यादा ध्यान देना, तुम्हें तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है सर, ले लिया, ओके। है ना? आओ जरा, तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटे, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है जी। लिखो, नंबर 1, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। बेटे जिसको हम बोलते हैं स्टॉक 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 स्टॉक, वो सब एक कहीं ना कहीं एक रफ वर्ड होता है। स्टॉक, स्टॉक हमने पढ़ लिया था फाउंडेशन में ही, स्टॉक सही वर्ड नहीं है, सही नाम क्या है? इन्वेंट्री। स्टॉक तो जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे स्टॉक तो बच्चों का भी स्टॉक है, आप कहोगे सर हमें गुड्स बोल रहे हो क्या? नहीं, ऐसे मैं बोलूंगा कई सारी जगह पे जहाँ पे टीचर जगह इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे टीचरों का स्टॉक है। तो स्टॉक मतलब क्या होता है? बंडल, बंडल या ग्रुप। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है फाउंडेशन लेवल पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड स्टॉक। भाई एक होता है शेयर ब्रोकर, एक होता है स्टॉक ब्रोकर। इसका मतलब थोड़ा ना कि वो गुड्स हैं शेयर्स, उसके लिए बेटा, उसके लिए तो गुड्स हैं ही, लेकिन बंडल कहलाता है स्टॉक। एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, तो और बेटा सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। पहले लिखते हैं और फिर समझेंगे। एन एसेट्स, एन एसेट्स, एक असेट्स जो हमने हेल्ड कर रखे, हेल्ड किस चीज के लिए हेल्ड कर रखी है जी?
कोई भी असेट, सबसे पहले तो बेटे किसी भी इन्वेंट्री के लिए जरूरी है कि वो हमारी असेट। बताओ पड़ोसी की असेट्स हमारी इन्वेंट्री हो सकती है क्या? समय बढ़िया देख रहा है, कह रहा है कि प्रिंस उछल कूद कर रहा है। आओ जरा। एन एसेट्स हेल्ड, किस चीज के लिए बेटे? हेल्ड फॉर सेल, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिना लिखे एस तैयार नहीं होगा। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हमने अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी एसेट्स जिसको हम ऑर्डिनरी रूप से सेल करने के लिए हेल्ड किए हुए हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री। जैसे किसी का काम है कॉपी किताब खरीदना बेचना, उसके लिए कॉपी किताब क्या है? एक असेट्स है। और क्या वो इन्वेंट्री होगी असेट्स उसके लिए? बिल्कुल होगी। लेकिन एक बच्चा है जिसने कॉपी किताब खरीदी है, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो असेट्स तो है लेकिन इन्वेंट्री नहीं होगी। सर मैं अगली क्लास में आ गया, पुरानी किताबें मैं बेच दिया करता हूँ रद्दी में या कहीं पर पुरानी बुक स्टोर पे, वहां 50% में बिक जाती हैं। अच्छा तो सर मैंने उस एसेट्स को हेल्ड कर रखा है, अभी बिकी नहीं है और मैंने उसको बेचने के लिए रख रखा है, तो क्या सर वो मेरी एसेट्स होंगी? बताओ बेटे, इस पॉइंट पे मैं आंसर चाहता हूँ आपसे, क्या वो उसके लिए एसेट्स होगी या नहीं होगी? बोलो जी, आंसर चाहिए मुझे सब बच्चों से। नहीं। सर वो एसेट्स होगी पर इन्वेंट्री थोड़ी ना होगी, क्योंकि वो बिजनेस थोड़ी ना उसका ऐसे बेचना। बेटा माइक में थोड़ा सा दूर रखा करो मुंह से, थोड़ा सा, वरना बहुत डर से जाते हैं हम। बताओ प्रिंस, वरुण, समय, आंसर तो जल्दी। सर वो उस टाइम तो स्कोप हो जाएगा। है जी, वो उस टाइम पे स्कोप होगा। अच्छा क्या असेट्स होगी या नहीं? ये वन बाय वन बताएंगे, पहले वरुण बोलो, तुम बोलो। सर एसेट्स तो उस टाइम होगी जिस टाइम वो अपने यूज के लिए ले रहा है, जब सेल करेंगे तो वो इन्वेंट्री काउंट हो जाएगी। अच्छा फिर इन्वेंट्री बन जाएगी। ओके प्रिंस तुम बोलो जल्दी। ध्यान रखना बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करेंगे इस ईएस को, मतलब प्रैक्टिकली जाओगे ऑडिट पे और तुम सीधे कहोगे अरे हमारा तो ऑडिट भी तैयार है। बोलो जी, बोलो प्रिंस। इन्वेंट्री तो जब होगी ना जब वो खरीद बेच करता रहता है उस चीज में। एक वर्ड है जी सर, उसका बिजनेस होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। ऑर्डिनरी। अगर उसका नॉर्मल रूटीन ये है उस असेट्स को खरीदना बेचना, अगर उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स मतलब उसका रेगुलर रूटीन काम ही यही है, उसका बिजनेस धंधा ही यही है, धंधा पानी यही है, तो उसके लिए कोई भी एसेट्स इन्वेंट्री हो सकती है। पता है बेटे, एक दुकानदार घर के लिए फर्नीचर रखता है लेकिन उसकी दुकान पे भी फर्नीचर बिकने के लिए रखता है। फर्नीचर जो घर पे है वो उसकी एसेट्स नहीं होती क्योंकि वो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए हेल्ड कर की हुई एसेट्स नहीं उसकी, लेकिन जो दुकान में उसकी एसेट्स है वो उसके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए हेल्ड कर रखा है उसने। अब उस बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं जिस बच्चे ने किताब खरीदी और वो पुरानी हो गई, अगली क्लास में जा रहा है, वो कह रहा है कि मैंने तो जी बिकने के लिए हेल्ड कर रखी है, बस बिकी नहीं रही है, बिकने को तैयार है, तो क्या ये मेरी इन्वेंट्री होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका रोज का काम किताबें खरीदना बेचना नहीं है, इसलिए नहीं होगी। ठीक है, अगली बात असेट्स होगी। हाँ जी असेट्स होगी। असेट्स के लिए क्या जरूरी है? कंट्रोल होना। आइए जी नेक्स्ट, अगली बात। तो ये चीज एक असेट्स जिसको हेल्ड कर रखा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाती है इन्वेंट्री। अच्छा अगली बात, या फिर हमने हेल्ड कर रखा हो किस चीज के लिए? और हेल्ड किस चीज के लिए हेल्ड कर रखा हो जी? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक लाइन यहां पे लिखूंगा, ध्यान से पढ़ना, फॉर सच सेल, फॉर सच सेल। बेटे पहले वाला पॉइंट जो है आपको क्या लगता है वो किस के रिगार्डिंग बात कर रहा होगा? रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग बात कर रहा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस के रिगार्डिंग बात कर रहा होगा, या फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग बात कर रहा होगा? पहला पॉइंट बताओ बेटे। सर फिनिश गुड्स। वेरी सर गुड, फिनिश गुड्स। बहुत बढ़िया सर बेटे। पहले वाला हाँ तो क्यों? पहले वाला तो हाँ फिनिश गुड्स है। हाँ दूसरे वाला रॉ मटेरियल, क्योंकि वो तो सेल के लिए रेडी है। वो तो सेल के लिए रेडी है। वेरी गुड, इसलिए नाम है फिनिश गुड्स। और इसी फिनिश गुड्स के लिए, इसी फिनिश गुड्स की सेल के लिए, सच सच मतलब कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? जस्ट पिछले वाले, बात समझ रहे हो? इसी फिनिश गुड्स की सेल के लिए कोई ऐसा गुड्स
जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगना है वो कहलाता है हमारा इन्वेंट्री, वो भी कहलाता है इन्वेंट्री। फॉर सच सेल का मतलब किससे होगा बेटे, इस फिनिश गुड्स वाले से। लेकिन वो एज हेल्ड एज अ रॉ मटेरियल होगा ना। मैं आता हूं बेटे, इन द प्रोसेस, बिल्कुल सही कह रहे हो, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किस चीज में लगेगा बोलो, वो प्रोडक्शन में। बेटे प्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन सी बातें होती है, रॉ मटेरियल भी होता है जी, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है जी, है ना, रॉ मटेरियल भी होता है जी, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। अब ये पॉइंट पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल दोनों के लिए बना है। जरा एक बार अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटे, सर और फिर हम लोग बात। हाँ बेटा, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दीजिए। अच्छा मैं बड़ी कर दूं स्क्रीन, अच्छा मतलब आप मेरे को देखना नहीं चाहते, सीधी सी बात ये है, ओके। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, थोड़ी सी बड़ी ना अरे बस। मजे ले रहा हूँ। अच्छा दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, पहले बताओ, है ना, जरूरी है बेटे मुझे बताते रहना बाबू, कोई भी स्क्रीन में दिक्कत हो ऑडियो वीडियो में तुरंत प्लीज मुझे जरूर बताना। एनीवेज आइए जरा बेटा, इन्वेंट्री के लिए क्या बोला, सबसे पहले मीनिंग पे जाना है, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी पे जाना है। और आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं और सबसे ज्यादा पंगे भी यहीं से होते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसी एसेट्स जो हमने हेल्ड कर रखी है किस चीज के लिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए, या प्रोडक्शन के प्रोसेस में, कौन से प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन प्रोसेस भाई, भाई ये जो सेल की हम बात कर रहे हैं अभी ऊपर, उसके लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आने वाली चीज के लिए उसको हमने हेल्ड कर रखा है, वो भी हमारी इन्वेंट्री होती है। मैं एक बार अगली लाइन पढ़ता हूं, फिर मैं सेकंड वाली लाइन पे वापस जाता हूं। और इनमें से कोई भी एक चीज हो वो इन्वेंट्री कहलाएगी। और किस चीज के लिए हेल्ड कर रखा है, फॉर कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन, बेटा नोट कर लेना इसे साथ साथ में, फिर इसको समझाऊंगा। फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। और इसमें शामिल है, यानी कि पहले इतनी बात कर लेता हूं, पहले इतनी बात कर लेता हूं, डेफिनेशन में आगे और भी चीज लिख रखी है, पहले यहां तक की बात समझ लेते हैं। पहले वाला पॉइंट किसके लिए बोलो, फिनिश गुड्स के लिए। बेटे तीसरे वाला पॉइंट पढ़ो, तीसरे वाला पॉइंट पढ़ने से क्या लग रहा है आपको, किसकी बात कर रही है, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर सर्विसेज ऑफ सेल, मतलब किस चीज, रॉ मटेरियल। वेरी गुड, ये बात कर रहा है रॉ मेटेरियल की। कैसे, क्योंकि रॉ मेटेरियल को किया जाता है कंज्यूम, फॉर कंजम्पशन। बेटे ये बात किसकी कर रहा है, रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। और जब ये रॉ मटेरियल के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है तो सेकंड वाला पॉइंट सिर्फ किसका है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोडक्शन के प्रोसेस में रॉ मटेरियल भी होता है और वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट किसके लिए, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को टेक्निकली डेफिनेशन में जैसे कवर किया गया है वो कैसे किया गया है, एन एसेट, सबसे पहले तो असेट्स होनी जरूरी है, पड़ोसी की असेट्स हमारी इन्वेंट्री नहीं हो सकती। एन एसेट्स हेड किस चीज के लिए, फॉर कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन इन द ऑर्डिनरी, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, या भाई प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज के लिए हमने हेल्ड कर रखा हो। हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब ओके है ना बच्चों, प्लीज मुझे बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्रिंस, ओके। तो बेटा पॉइंट की क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट है फिनिश गुड्स के लिए, दूसरा पॉइंट है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, तीसरा पॉइंट है किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल के साथ में एक और लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई थी इसी के अंदर। सबसे पहले क्या है, फॉर कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेटे या तो हम उसको प्रोडक्शन में कंज्यूम करने लग रहे हो, है ना, प्रोडक्शन में कैसे कंज्यूम होगा बोलो, जैसे मान लो कोई भी चीज हमने गुड्स देखा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल डालता है ना, मशीन में, फिर उससे क्या निकल के आता है,
फिनिश गुड्स, पक्का। बीच में उसकी फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस की भी आती है। जरा अगली बात करते हैं, क्या ये बात सिर्फ गुड्स के लिए होती है, प्रोडक्शन के लिए होती है? भाई मैं भी तो सर्विस देता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस में भी हूँ और मैं टीचिंग में भी हूँ, तो मैं सर्विसेज सेल करता हूँ। तो सर्विसेज सेल करने में मुझे भी कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है कई बार, जैसे बच्चों को कॉपी देनी है या क्लाइंट को प्रिंट आउट देना है, उसकी आईटीआर का, बैलेंस शीट का, या किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट जारी करना है क्लाइंट को, तो वहां पर क्या होता है, मुझे भी प्रिंट आउट्स की आवश्यकता होती है। और जिसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, व्हाइट पेपर्स। क्या चाहिए बोलो, व्हाइट पेपर्स। तो वो रॉ मटेरियल का की डेफिनेशन में आएंगे मेरे लिए सर्विस प्रोवाइडर। किस पे आएंगे, मेरे लिए। तो वो ऐसी चीज क्या होगी, रॉ मटेरियल कहलाएगी। क्या सर्विस प्रोवाइडर का कोई वर्क इन प्रोग्रेस होता है, बोलो? मतलब ही नहीं। बताओ, आधी अधूरी सर्विस की कोई वैल्यू होती है? नहीं। सोच के देखो जरा, डॉक्टर है, उसने आधा ऑपरेशन कर दिया, वो कह रहा है आधा काम तो मैंने कर दिया जी, बस इतनी फीस मिली थी। और मरीज बेड पे, आधा खुला हुआ, बस सीला ही नहीं उसने, बस सीलना सीलना बाकी है, उसकी फीस आ जाएगी तो सील देगा। बताओ बेटे, वर्क इन प्रोग्रेस की कोई वैल्यू है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना, कुछ सर्विस ऐसी होती है जो कंप्लीट होने पे ही सर्विस डिलीवर्ड मानी जाती है। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में। चलिए खैर, कम टू द पॉइंट। तो रॉ मटेरियल सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं होता, सर्विस में भी होता है। सर्विस सेल करने के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। एनीवेज, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक और चीज देखो बेटा, अगली लाइन, कोमा, कहते हैं इसमें एक और चीज शामिल है रॉ मटेरियल के लिए, इंक्लूडिंग। हाँ जी सर एक एग्जांपल दे देंगे आप सर्विस का जिसमें रॉ मटेरियल होता है? मैंने बोला ना, व्हाइट पेपर्स। मैं आपको किताबें क्या करता हूँ, मैं मान ली कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग पढ़ाने में क्या होता है कि अपने नोट्स देने होते हैं। नोट्स देने के लिए क्या चाहिए मेरे को, प्रिंट आउट्स निकालने होंगे, काफी सारे व्हाइट पेपर्स चाहिए, हेल्ड करके रखने पड़ते हैं। फिर उन बच्चों के टेस्ट भी होते हैं, तो टेस्ट के भी किस पे निकलेंगे, प्रिंट आउट्स। आज चलो ऑनलाइन की वजह से सब परेशान है, वो प्रॉपरली उस तरह से चीज नहीं हो पा रही है। अदरवाइज फेस टू फेस में क्या होता है, हम लोग ये तो करते थे हमेशा, बुक देते थे हैंड टू हैंड कि भाई ये रही तुम्हारे लिए बुक, बुक बना के रखी हुई है, कुछ व्हाइट पेपर्स रखे हुए हैं, लगा कि बुक खत्म हो गई तो फिर और छाप दी तुरंत की तुरंत, है ना बेटा? और क्या, और हमारे पास में स्पाइरल भी होते थे, स्पाइरल बाइंडिंग होती थी, परफेक्ट बाइंडिंग होती थी, और हमारे पास में व्हाइट पेपर्स भी होते थे। फिर हम वहां पर बहुत सारी चीजें, मार्कर्स भी रखते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि हमें मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना है, ताकि हम बच्चों को सर्विस डिलीवर कर सकें। वो सब हमारे लिए क्या है, वो सब हमारे लिए एक ऐसे गुड्स हैं जो फिनिश गुड्स नहीं है, हमने ऑर्डिनरी सेल करने के लिए हेल्ड नहीं कर रखे। वो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है कि हमने इन द प्रोसेस प्रोडक्शन हेल्ड कर रखे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, वो कंजम्पशन जरूर होंगे, किसमें, हमारी सर्विस की सेल करने में। और इंक्लूडिंग से लिखना शुरू कीजिए। अब यहाँ पर और भी चीजें शामिल है, लिखिए बेटा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस सप्लाईज, मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। कुछ जो अमेंडमेंट आई थी, मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? बहुत पहले आ गई थी, डोंट वरी, ये अभी की अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना होगा। अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, बताऊंगा, अभी समझाऊंगा इसको, एक बार लिख लो बस। अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट मीटिंग या सेटिस्फाइंग द definition of property plant and equipment। PP&E लिखा है मैंने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या होता है जी, मैं समझाने जा रहा हूं उसको।
एक बार पहले लिख लो आप सब लोग, और फिर पेन रख देना, क्योंकि या तो आप समझ सकते हो या फिर आप लिख सकते हो। सर इंक्लूडिंग से आगे समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज, दोबारा लिख देता हूँ। सर राइटिंग समझ आ रही है, वैसे समझ नहीं आया। अच्छा, मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, अभी मैं समझाऊंगा, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया। सबने नोट कर लिया? शुरू करो समझाना। आइए देखो, जरा पढ़ो मेरे साथ में दोबारा से एक बार। AS2 कहता है कि हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बताएंगे कैसे होता है। पहले इन्वेंट्री को जानो। इन्वेंट्री एक असेट्स है जो हेल्ड कर रखी है किसके लिए, किस चीज के लिए, फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटे इसमें हमारा टोटली फिनिश गुड्स, कंप्लीट गुड्स आता है, कंप्लीट गुड्स, चाहे हम उसको खरीद करके बेच रहे हो या खुद बना करके पूरा कंप्लीट तैयार कर लिया और वो बिकने के लिए हम तैयार हैं। खड़ा हमने कर रखा है कहाँ पे, शोरूम में, गाड़ी को खड़ा कर रखा है शोरूम में, बिक गई, कंप्लीट गाड़ी तैयार है, बिकने के लिए बस तैयार है, फिनिश गुड्स मतलब कंप्लीट गुड्स। दूसरा पॉइंट है वो वर्क इन प्रोग्रेस की बात करता है। तीसरा पॉइंट है जो रॉ मटेरियल की बात करता है, और वो कहता है कि देखो भैया रॉ मटेरियल क्या किए जाते हैं बताओ, कंज्यूम किए जाते हैं। कंज्यूम मतलब बैठ के मुझसे खाएंगे क्या, नहीं, उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज करेंगे। अब फिनिश गुड्स या फिनिश सर्विस मतलब कंप्लीट सर्विस, दो में से किसी एक चीज में उसको कंज्यूम होगा तो वो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। यानी कि रॉ मटेरियल मतलब एक ऐसी इन्वेंट्री होती है जो गुड्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, इन्वेंट्री की डेफिनेशन में हम उसको बोलेंगे इन्वेंट्री जो कंजम्पशन के लिए हेल्ड कर रखा है। और वो कंजम्पशन बेटा हो सकता है हमने प्रोडक्शन के अंदर करना हो, और हो सकता है हमें सर्विसेज को सेल करने में कंज्यूम करना हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था व्हाइट पेपर का। एनीवेज, कहते हैं एक और चीज रॉ मटेरियल में शामिल होती है, इंक्लूडिंग, यानी कि रॉ मटेरियल के अंदर ही हम एक और चीज को शामिल करते हैं जो फिनिश गुड्स और वर्किंग प्रोग्रेस में शामिल नहीं होगा। इसमें होगा सिर्फ रॉ मटेरियल, यहीं पे लिखा ना इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग कौन से वाली चीजें, अब सुनिए मेरी बात, अभी यहां से पढ़ेंगे बाद में। बेटे होता क्या है, आपने देखा होगा हर घर में कुछ ना कुछ छीनी, हथौड़ा और क्या और क्या होते हैं, कील का एक डब्बा होता है, उसमें पता नहीं कितनी सारी तरह की स्क्रू चीजें ड्राइवर, हैं जी। स्क्रू ड्राइवर, हाँ, स्क्रू ड्राइवर, बहुत सारी चीजें होती है। आपको पता है हम उसे किसी भी मशीन में लगा देते हैं, कहीं पे भी लेके शुरू हो जाते हैं। प्लास प्लास ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक है, प्लास ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक, प्लास ऐसा नहीं है कि वो खाली पंखे के साथ में यूज करना है बस, प्लास ऐसा नहीं है कि वो खाली दरवाजे के अंदर पेज लगाने के काम आता है बस, खाली मतलब किसी भी चीज में वो प्लास यूज हो सकता है जहां पर हमें यूज करना। यही काम स्क्रू ड्राइवर और दूसरे जो होते हैं, छीनी है, हथौड़ा है, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम यूज किसके लिए कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं जो हमारा उससे रिलेटेड है। सर लेकिन लेकिन सर लेकिन हाँ जी, WIP कई बार ऐसा भी केस होता है हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे और WIP बाहर से परचेज कर रहे हो, तो उस केस में भी ये इन्वेंट्री में आएगा एज अ ट्रेडिंग या एज अ वो हमारे लिए एज ए मैन्युफैक्चरिंग? रॉ मटेरियल है, एज ए रॉ मटेरियल। आओ ठीक। जी, मैं बात करता हूँ बेटे, मैं दोबारा से बोलता हूँ, रॉ मटेरियल हमारे लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमने कंजम्पशन के लिए हेल्ड कर रखी है, चाहे वो प्रोडक्शन में, चाहे वो सर्विस की सेल में। अगली बात इसमें शामिल है मेंटेनेंस सप्लाईज। ध्यान रखना, हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा लेंथी डिस्कशन वाले हैं। एक तो इन्वेंट्री का मीनिंग और एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। मुझे लगता है शायद आज की क्लास हमारी पूरी इसी पे फोकस रहेगी, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको छोटा मत समझना। आइए जी, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल के अंदर कह रहे हैं कि मेंटेनेंस सप्लाईज और कंज्यूमेबल भी शामिल है। अच्छा जी, ये कौन से हैं जी, कि उनको छोड़ के बाकी सारे सप्लाईज, मेंटेनेंस या कंज्यूमेबल्स बाकी सारे के सारे इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर होंगे। किसको छोड़ के जी, किसको छोड़ के, कि जिनको AS10 ने पकड़ लिया है उन पर AS10 लगेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाते हैं, उनका नाम
इन्वेंट्री नहीं रह सकता, क्योंकि या तो किसी का नाम इन्वेंट्री हो सकता है या सर फिर किसी का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है। पूछो जी। तो एक्चुअली एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, 5 मिनट के लिए होल्ड हो सकता है? बस 5 मिनट के लिए फाइल देनी थी बस। आप कर लो, मैं खाली डिस्कस ही कर रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। तो वो मुझे चीज समझ में नहीं आई क्योंकि सर फाइल मांग रहे थे, बस एक फाइल ही देनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ध्यान से, भाई AS10 में अगर कोई चीज कवर हो जाएगी तो वो AS2 में नहीं कवर होगी। अब इसी बात को इन्होंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, अदर देन से आगे जो लिखा हुआ है वो AS10 ने पकड़ लिया, यानी कि AS10 की डेफिनेशन ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसको मान लिया। और जब कोई चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट बन जाएगी तो वो इन्वेंट्री तो रहेगी नहीं। पहले तो इतनी बात क्लियर करो। रॉ मटेरियल में क्या लिखा हुआ है बेटा, इंक्लूडिंग, क्या लिखा हुआ है बेटा, इंक्लूडिंग। कह रहे हैं इसमें वो भी शामिल है जो इनके अलावा है, AS10 में जो पकड़ लिया गया है उसके अलावा। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में अगर कोई चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाती है, ऐसी मेंटेनेंस और सप्लाईज, कौन सी मेंटेनेंस और सप्लाईज और कंज्यूमेबल जो बन जाती हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगी। क्लियर है? पहले ये बताओ, पॉइंट इतनी बात क्लियर है ना। आओ जरा मैं AS2 के अलावा भी कोई और AS की आइटम जो AS10 में कवर है वो तो उसमें कवर नहीं होगी, ऐसा भी होता है? मैं वही बात कर रहा हूँ। पढ़ो, देखो यहाँ पे ध्यान से, वही पढ़ा रहा हूँ। क्या कहते हैं, फॉर कंजम्पशन जो हमने हेड कर रखा है गुड्स में और सर्विस की, सेल ऑफ सर्विस में, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इनके अलावा वो बने रहेंगे इन्वेंट्री। इनके अलावा, किन के अलावा, अदर देन वो वाले मशीनरी और स्पेयर्स। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, मशीनरी और स्पेयर्स, मतलब वो वाले मशीनरी और स्पेयर्स जिनको AS10 ने पकड़ लिया। यानी कि अगर किसी मशीनरी को, किसी स्पेयर पार्ट्स को, किसी सर्विसिंग इक्विपमेंट को, किसी स्टैंड बाय मशीन या इक्विपमेंट को अगर AS10 की डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया है तो वो यहीं पे रहेगा। यानी बेटे मशीनरी भी क्या बन सकती है, इन्वेंट्री, बशर्ते वो AS10 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बन पाई हो। आइए छोटा सा एक हिंट देता हूं। दरअसल पहले बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था। पहले ये कहते थे मशीन स्पेसिफिक जो चीज है, जैसे कोई बोल्ट, अगर जैसे आप देखोगे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आप किसी कंप्यूटर के साथ में अगर अटैच कर दें तो वो चलेगी। क्या वो दूसरे कंप्यूटर के साथ में अटैच करने पे चल जाएगी? अब आप कहोगे सर हाँ वो तो सर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। आप क्या लैपटॉप के हार्ड डिस्क को डेस्कटॉप में लगा के चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो यानी कि अगर आपने कोई स्टैंड बाय हार्ड डिस्क रख रखी है और आपके पास लैपटॉप है, आपके पास में लैपटॉप की एक स्टैंड बाय हार्ड डिस्क है, वो आपके लिए क्या रहेगी, वो इन्वेंट्री रहेगी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? तो इस बात का आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी डेस्कटॉप के साथ एसोसिएट हो सकती है क्या? नहीं, वो सिर्फ उसी पार्टिकुलर लैपटॉप में यूज हो सकती है, किसी और के साथ में यूज नहीं हो सकती है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि इन चीजों को बोला जाता था क्योंकि वो हार्ड डिस्क सिर्फ उसी लैपटॉप के लिए बनी है, उसके अलावा किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती है। तो ऐसी हार्ड डिस्क आती थी, किसमें आती थी, मशीन स्पेसिफिक होने की वजह से वो फिक्स एसेट्स कहलाती थी। आज भी वही बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन उनका हो गया था। AS10 में क्या हो गया था, अभी ध्यान से सुनना, 2 मिनट कोई नहीं बोलेगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई और वहां पर कहा गया फिक्स एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्चुअली इसका नाम पहले चेंज होने वाला था, इसका नाम होने वाला था बेटे अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल फिक्स एसेट्स। क्या होने वाला था, अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल फिक्स एसेट्स होने वाला था, AS10 का नाम। लेकिन इसका नाम कर दिया गया फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS6 डेप्रिसिएशन की बात करता था, टेंजिबल फिक्स एसेट्स के घटने की। AS10 बात करता था टेंजिबल फिक्स एसेट्स के बढ़ने की। AS10 और AS6 दोनों इकट्ठे कर दिए गए और एक जो डेफिनेशन इसी के कोरोस्पोंडिंग इंड AS में है, जो है हमारा इंड AS 16। क्या है बोलो बेटा, इंड AS 16। वो डेफिनेशन एज इट इज उठा करके यहां पर कॉपी कर दी गई AS10 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। और वो ये कहती है कि अगर कोई भी मशीन ऐसी है जो एक अकाउंटिंग, क्या कहा मैंने, 12 महीने से ज्यादा की, क्या कहा मैंने बेटा, 12 महीने से ज्यादा के पीरियड में कंज्यूमेबल है। यानी कि कोई मशीन भी ऐसी है
जो 12 महीने से ज्यादा तक कंज्यूमेबल है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाती है। इसका दूसरा मतलब क्या होता है, जो 12 महीने के अंदर कंज्यूमेबल है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बन पाती है। तो उसको कोई तो घर रहने के लिए चाहिए ना बैलेंस शीट में, उसको कहाँ लिखेंगे? ऐसी मशीनरी AS2 में ही रहती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। यहां पर क्या लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल के लिए वो वाले आइटम्स रॉ मटेरियल कहलाते हैं जो प्रोडक्शन में कंज्यूम करने के लिए या सर्विस की सेल करने में कंजम्पशन के लिए हेल्ड कर रखे हैं, और वो भी आइटम रॉ मटेरियल कहलाएंगे जो मेंटेनेंस के लिए हमने हेल्ड कर रखे हैं, जो ऐसी सप्लाईज या कंज्यूमेबल्स हैं जो हमने हेल्ड कर रखी हैं। लेकिन ऐसी मेंटेनेंस सप्लाईज और कंज्यूमेबल नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कवर है AS10 में। ये कंज्यूमेबल क्या होती हैं जी? भाई छोटे छोटे मशीनरी, छोटे छोटे पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, छोटे छोटे एक्स्ट्रा स्टैंड बाय इक्विपमेंट। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने 2 कैमरे रख रखे। एक कैमरा मैंने अभी लगा रखा है जिससे मैं आपके साथ लाइव में बात कर रहा हूँ। दूसरा कैमरा मैंने स्टैंड बाय रख रखा है, भगवान ना करे कोई छिपकली ऊपर से इस पे कूद पड़े और ये नीचे धड़ाम टूट जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? कल क्लास नहीं होगी? होगी, क्योंकि स्टैंड बाय इक्विपमेंट है। लेकिन वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट अगर मेरा AS10 में कवर है तो मैं अपनी बैलेंस शीट में कहां लिखूंगा उसको? फिक्स एसेट्स के रूप में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रूप में। लेकिन अगर वो इक्विपमेंट मेरा नहीं कवर है AS10 में तो मैं कहां लिखूंगा उसको? इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर करते हुए अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में लिखूंगा। अब डिसाइड ये करना है कि वो AS10 में कवर है या नहीं। तो AS10 में अगर कवर है तो मैं यहां पर नहीं लिख पाऊंगा। बस इतनी बात यहां पे लिख रखी है कि अदर देन दोज मशीनरी एंड स्पेयर्स एंड सर्विसेज इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो कवर हैं AS10 में, उनके अलावा सारे के सारे यहां पर बन जाते हैं रॉ मटेरियल। यहां की डेफिनेशन पढ़ो पहले। AS10 में क्या लिखा है? मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया। 12 महीने से ज्यादा के जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाते हैं। पहले बात, इतनी बात बताओ मुझे भाई, मैं रुक गया जी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? मैं आपसे फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ छोटे छोटे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं जी। बोलो बेटे, यहां तक समझ में आ गई? पक्का? यस सर, समझ आ गई। पूछ ले है, पूछ ली। चलिए अब मैं पूछता हूँ फटाफट से आपसे। बताओ बेटे, जो दूसरा कैमरा है जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, दूसरा कैमरा अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटे 12 महीने से ज्यादा के लिए कंज्यूमेबल है, 12 महीने से ज्यादा टाइम में मैं उसको अपनी सर्विसेज की सेल में कंज्यूम करता हूं। कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के खाना मैं खाता हूं, थोड़ा सा इधर से खा लिया, अगले महीने थोड़ा सा उधर से खा लिया। मतलब है मैं उसको यूज करता हूं और एक टाइम के बाद में वो खत्म ही हो जाता है, बेकार हो जाता है, अनयूजेबल हो जाता है। मतलब तभी तो होता है कंजम्पशन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर वो जो दूसरा कैमरा मैंने स्टैंड बाय इक्विपमेंट रख रखा है यहाँ पर कैमरा, वो यूजेबल है मेरे पास में 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो मैं उसको AS10 में डालूंगा या AS2 में डालूंगा? AS10। क्यों? AS10 क्यों? क्योंकि वो 12 महीने से ज्यादा का यूजेबल वो टाइम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में इक्विपमेंट कवर की हो। डेफिनेशन में कवर्ड हो चुका है। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर होने के काफी सारे रीजन है, 5 रीजन है। 5 में से एक मैंने आपको बता दिया, 12 महीने से ज्यादा का कंज्यूमेबल, ताकि आप यहाँ पर इन्वेंट्री की डेफिनेशन को समझ सके। अगली बात, मेरे पास माइक है। अक्सर तुम्हें पढ़ाते हुए ऐसा कई बार हो चुका है कि भावनाओं में बह जाता हूँ और वो एक आधा हाथ झटका लग जाता है तो माइक टूट जाता है, और ऐसा साल में 3-4 बार तो हो ही जाता है। तो मतलब मेरा जो माइक है वो पढ़ाते पढ़ाते कई बार हाथ वाथ लग के ऐसे ना टूट ही जाता है कहीं ना कहीं, फिर मेरे को दूसरा माइक लाना ही पड़ता है। साल में 2-3-4 माइक तो मेरे को लाने पड़ते हैं, तो मेरे को स्टैंड बाय में 4-5 माइक सचमुच में रखने पड़ते हैं। अभी एक माइक मैंने लगा रखा है, 3 माइक मेरे पास स्टैंड बाय में रखे हुए हैं। मुझे उन इक्विपमेंट का पूछना है, वो इक्विपमेंट ध्यान से जवाब देना, मैं अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में लिखूंगा या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखूंगा? AS2 तो लिखूंगा, बताओ बेटे। सर, क्योंकि वो एक साल में यूज हो जाएगा। 2-3 महीने में यूज हो क्योंकि जाता है ना वो आपका, 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाता है। कंज्यूमेबल हो है। जाएगा। क्लियर है? पक्का? यस सर। वेरी गुड। ये हुई ना बात, यानी कि वो ऐसी मशीनरी हैं जिनको AS10 ने नहीं कवर किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
इन्वेंट्री वो वाले मेंटेनेंस सप्लाईज स्टैंड बाय इक्विपमेंट सर्विसिंग इक्विपमेंट बनेंगे जिसको AS10 पकड़ नहीं पाया है, अदर देन कवर्ड इन AS10। पक्का? चलिए एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। हाँ जी, पर यहाँ पे एक चीज और भी है ना, वैसे तो माइक की लाइफ आफ्टर 12 मंथ्स है, पर यहाँ तो ब्रेक हमसे हो रहा है ना, लाइक अब नॉर्मल लॉस, तो फिर इसको कोई केस ऐसा भी तो बन सकता है कि AS10 में ही कवर किया जाएगा, क्योंकि AS के अंदर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि ब्रेक होने के बाद कोई इक्विपमेंट हम उसको इन्वेंट्री में काउंट करेंगे जो AS10 के अंदर कवर होना चाहिए। मैं बताता हूँ, इसमें कोई भी AS कभी भी किसी का पर्सनल यूज का तरीका डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा तरीका है कि मैं उस 4-5 माइक खर्च कर ही देता हूँ। कई बच्चे हैं जो साल 2-2 3-3 साल तक एक कैलकुलेटर में काम चला लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता किस तरह से। और मेरे तो हर दूसरे महीने तो कैलकुलेटर नया आने आना था, मतलब मैं खुद इस चीज के लिए बड़ा मतलब लापरवाह इंसान रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ ये सिर्फ एक अपना एक तरीका है। आप सब लोग शरीफ बच्चे हो, साल भर कैलकुलेटर चला लेते होंगे, तो इसके लिए कोई भी AS हमें बाध्य नहीं कर सकता कि ये सामने वाले की यूजेबल जो थिंग्स हैं, जो यूज करने का मैनर है, वो AS डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, हम खुद डिसाइड करेंगे। हम उसको 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूमेबल मानते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक छोटी सी बात और बताऊं, देखो कमाल की बात, देखो मैं आपसे कह रहा था ना इंड AS बड़े आसान है, बस पढ़ने का तरीका चाहिए। बताओ मैंने अभी आपको क्या बताया, 12 महीने के अंदर अंदर अगर किसी मशीन को यूज करेंगे तो वो इन्वेंट्री रहेगी। 12 महीने से ज्यादा होगा यूज तो क्या रहेगी, बोलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बात किसने बताई, AS10 ने। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, आप हंसोगे और कहोगे अरे बाप रे ये है इंड AS। मतलब इसमें एक लाइन अगर मैं ऐड कर दूं, चेंज कर दूं, तो तुम्हारा CA फाइनल का इंड AS 16 बन जाता है। इतनी सी भी बात का अंतर नहीं मिलेगा तुम्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 और CA फाइनल का इंड AS में। क्या है सर वो लाइन, हमने अभी क्या पढ़ा, 12 महीने से ज्यादा अगर यूज करें तो वो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इंड AS में लिखा हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अगर दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में भी बात जा रही है असेट्स की, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। यानी कि वो 12 महीने की काउंटिंग नहीं करते, वो ये देखते हैं ईयर चेंज हो रहा है क्या असेट्स के यूज का। यानी कि अगर कोई असेट्स फरवरी में खरीदी और अप्रैल या मई तक यूज होगी, कितने महीने तक यूज होगी बताओ टोटल, फरवरी मार्च अप्रैल मई, कुल 4 महीने, कुल 4 महीने, जिसमें से 2 महीने इसी साल बिताएगी, 2 महीने अगले साल बिताएगी। अगर मैं AS10 की डेफिनेशन देखूं तो वो मेरी इन्वेंट्री है, और मैं अगर इंड AS की बात मानूं तो वो कहता है भाई साहब अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो गया, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। उनके यहाँ पर इंड AS में बड़ी कंपनीज में अकाउंटिंग पीरियड चेंज होगा, अगर वो 2 अकाउंटिंग पीरियड में एसेट्स यूज होती है तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान लेते हैं। देखो कितनी प्यारी सी चीज है, समझ रहे हो। जब हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से कर लेंगे तो जरा सी लाइनें चेंज करके हम इंड AS कवर कर लेंगे। एनीवेज आइए जी मैं बातें करता हूँ, वापस से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आते हैं। AS2 ये कहता है कि भाई ये है हमारी इन्वेंट्री। सर हाँ जी बोलो बोलो। AS2 और AS10 के अंदर कुछ ऐसी एसेट्स गिवन है या नहीं है कि जो AS10 में कवर होती हो, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है ना नहीं समझा, AS10 के अंदर। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया एक्चुअली। AS10 के अंदर एसेट्स को मेंशन तो नहीं किया गया कि ये AS10 के अंदर ही कवर होंगी। नहीं ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐसा 12 कभी, महीने से ज्यादा यूज होगी वो ही आएगी। हाँ कंडीशन दे रखी है वहां पर, 4-5 कंडीशन हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाती है। ठीक है, एनीवेज आइए जी, तो ये तो बात रही हमारी किस चीज की, भाई तो इन्वेंट्री सर कहते हमारे लिए किसे हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन रेलिवेंट है 12 मंथ की। नहीं वहां पर 4-5 कंडीशन है, यहाँ तो मैंने इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको बताया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए इजीली। सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि हमारे लिए सिर्फ ये एक कंडीशन ही रेलिवेंट है। इस AS तक कवर करने के लिए हमें इतनी ही देखने की जरूरत है, वरना फिर हमारा AS10 शुरू हो जाएगा फिर, है ना। एनीवेज आइए जी, तो इन्वेंट्री किसको कहते हैं हमने देख लिया जी। अच्छा अब बात करते हैं आगे, क्या स्कोप ऑफ AS, स्कोप ऑफ
एएस। अगला हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग। सर आप एफआर भी पढ़ाते हो? मैं पढ़ाता था, अभी बीच में रुक गया थोड़ा टाइम के लिए, बच्चे ही नहीं है फाइनल की, बहुत कम बच्चे हैं, इसीलिए तो फाउंडेशन पढ़ाना शुरू किया है, वरना अगली बार फाउंडेशन शायद ना पढ़ाना पड़े, अब सिर्फ इंटर और फाइनल ही रहे। वो तो इसी बार ताकि ना रिकॉर्डिंग हो जाए, इसलिए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ मैं। एनीवेज, आइए सेकंड वाला पॉइंट। भाई अगर फाउंडेशन भी खत्म हो जाएगा तो 11th-12th पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, मतलब बच्चे जो जिस मार्केट में होंगे, भाई कस्टमर जहाँ पे होंगे, आदमी वहीं पे तो जाएगा जिसका धंधा ही पढ़ाने का है ना। तो सबका यही हाल चल रहा है 11th-12th हाँ, में सारे। आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? स्कोप। स्कोप, स्कोप ऑफ AS2। स्कोप मतलब बेटे एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑब्लिक नॉन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। आइए जी बेटा, सबसे बढ़िया है कि हम इसमें पढ़ें कि किस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। जब ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है यानी कि बाकी जगह पर एप्लीकेबल है। आइए मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला पॉइंट, मतलब इसको लिखो, ऑन द या इन द फॉलोइंग केस, इन द फॉलोइंग केसेस AS2 is not applicable। इन केसेस में AS2 एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से केसेस हैं वो? नंबर 1, चलो एक छोटी सी बात बताओ, अगर मान लिया, अगर मान लिया घर में कोई बात माता जी ने कह दी, बताओ बेटे, तो क्या पिताजी कुछ बोल पाएंगे? मतलब ही नहीं। हाँ, देखो कितने खुश हो गए, देखो समय कह रहा है ऐसे एकदम, उसको पता है, उसको पता है। हाँ, प्रिंस प्रिंस भी बड़े उसमें हाँ कर रहा है, बहुत देर देर में है, समझ रहे हो मेरी बात? खाना हाँ बंद करवाओगे क्या घर पे? हाँ, अब सुनो मेरी बात तो बेटे ध्यान से। तो यही बात यहाँ पर है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई और है किसी चीज के लिए, तो क्या वो AS2 यहाँ पर कोई उसके बारे में बात कर पाएगा? मतलब ही नहीं है जी। जब किसी पार्टिकुलर चीज के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई और है, तो वो कवरेज जब उसका स्कोप वहां पर है, तो वो यहाँ पर कवर हो ही नहीं पाएगा, सीधी सी बात। अब उनमें क्या क्या चीजें हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ इसको, फिर समझाना शुरू करता हूँ, है ना। पहले लिखने का काम करते हैं, देखो फटाफट से। कंस्ट्रक्शन, पहले लिखो जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर 2, मतलब इन पे अप्लाई नहीं होगा। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 3, पहले लिखते हैं, शेयर और स्टॉक ब्रोकर। नंबर 4, नंबर 4, नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स
प्रोड्यूसर स्टॉक नंबर 5th पॉइंट, नंबर 5th पॉइंट, ये इसको ऐसे लिखते हैं, लाइव स्टॉक। ठीक है, बेटा इसको नोट कर लो एक बार पहले। सर हाँ जी, अभी आपने बताया था सर्विस प्रोवाइडर का तो कोई WIP होता ही नहीं है। हाँ जी, नहीं सर्विस प्रोवाइडर की WIP होती है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर की जो WIP है वो कैलकुलेट नहीं हो पाती। तो फिर वहां पे ये कहना गलत है हमारा कि सर्विस प्रोवाइडर की WIP नहीं होती। वहाँ ये कह सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर की WIP कैलकुलेट नहीं हो सकती। कैलकुलेट नहीं हो सकती, वेरी गुड, यही मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, हो गया बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? शुरू करें? बोलो जी, आओ जी। एक छोटे छोटे से एग्जांपल आपके सामने मैं करता हूँ, और छोटा सा है ना, मैं उसमें क्या करूंगा, आपको छोटे छोटे से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि प्रैक्टिकली जैसे कहीं पे काम भी करना हो तो आपको पता हो कि ये कहाँ पे लगेंगे। ठीक है, आइए जी, मैं आपके सामने स्क्रीन पे ना छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। 1 2 3। चलो जी, आओ बेटा, बेटे सारे बच्चे एकदम सामने देखेंगे। ये आपके लिए ना मैं स्क्रीन पे कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ठीक है, देखना और एंजॉय करना। अब बिल्कुल बोलेंगे नहीं, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप लोग बिल्कुल शांत रहना, कोई डाउट हो तो मुझे क्लियर करना। देखो जी, क्या आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? अच्छा, मैंने आपको म्यूट भी कर रखा है, तो मैं पहले आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ ताकि आप मुझे बता सके। बेटे स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? जल्दी बताओ। हाँ जी सर, हाँ जी। देखो, माइक बंद रखना और सुनो। बेटे सबसे पहले तो ये देखो, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, ये कॉन्ट्रैक्टर इस साइट का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो ठेकेदार जो है वो क्या कर रहा है, इस साइट को बनवा रहा है। उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लिया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और उस पर क्या हो रहा है बेटा, उस पर काम चल रहा है, तो कितना काम हो गया है और कितना काम रह गया है, ये बात डिसाइड करना इजीली नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा बेटे, ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो, क्योंकि वहां पर ढंग से नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितने की इन्वेंट, कितने की साइट बन गई है, कितने की साइट रह रही है, ऐसी पता नहीं 50 साइट उनके यहाँ पे बनती होंगी। समझ रहे हो कि कितना काम हो गया है, कितना काम नहीं हुआ है, इस बात को कैलकुलेट करना आसान नहीं है।
इसलिए यहाँ पर क्या होता है बेटे, इसके लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और आपने पढ़ रखा है वो पोस्टिंग में, और जिसका क्या नाम है जी, उसका नाम है AS 7। 9 7 कॉन्ट्रैक्ट। 7 हम लोग पढ़ेंगे एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं कहाँ पे पढ़ते हैं? कॉस्ट अकाउंट में आपने पढ़ भी लिया है, शायद नहीं पढ़ा है तो पढ़ने वाले होंगे, जहां पर चीजें होती हैं क्या, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हमें अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको कवर करना है इसकी अकाउंटिंग हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वहां पर वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन का तरीका ही अलग होता है, तो क्योंकि उसके बारे में, उस स्टॉक के बारे में, उस इन्वेंटरी के बारे में एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो चीज कवर नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? पक्का? आओ जी अगला पॉइंट। पहले मैं आपसे ना ये तीनों वीडियो दिखा दूं, उसके बाद में आप उससे कोई भी डाउट पूछ लेना। बेटे जैसे ये डॉक्टर है, ये ऑपरेशन करने जाने हैं इस मरीज का, अब उसको लिटा दिया, अब काटा पीटी शुरू होने वाली है। अब सोच के देखो जरा, अभी तक क्या कुछ सर्विस डिलीवर हो गई? अब आधी अधूरी सर्विस देखो, अब ये देख रहे हैं फीस आ गई क्या? तो मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटे क्योंकि ऐसे केस में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी सर्विस डिलीवर हो गई है, तो ऐसी जगह के लिए भी क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर जो है ये चीज कवर नहीं हो पाती है। लेकिन ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो है इन सब को इंड AS में कवरेज की जा रही है, इन सब के लिए इंड AS बन रहा है, ठीक है, उसमें ये कैलकुलेशन सिखाई जाती है। एनीवेज आइए जरा एक लास्ट देखते हैं बेटा। एक है आपका सर सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा AS है? AS नहीं है, इंड AS है, उसकी बात वहीं पे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब मैं कह रहा हूँ शेयर ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है, पता है इसके लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इसके लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही नहीं है। लेकिन ये और एक और कमाल की बात, क्या इस पर AS 13 लगता है? नहीं जी, उस पर AS 13 नहीं लगता है, नो एप्लीकेबल। लेकिन तब तक के लिए ये उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके काम चला रहे हैं जो AS 13 में दी गई है। इसके लिए कोई भी AS अभी तक नहीं है। इसके लिए अभी तक कोई भी AS नहीं है। हाँ, इसके लिए जो आया हुआ है वो आया हुआ है बेटा इंड AS आया हुआ है, और इंड AS का नाम क्या है जी उसका? इंड AS 32 and 109। इंड AS 32 और 109 में, इनमें इसकी कवरेज की गई है, उनके लिए वहां पर प्रोविजन है। यानी कि बहुत जल्द हमारे यहाँ पर इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा और कॉपी कर दिया जाएगा, जैसे AS 10 बना दिया गया है, इंड AS 16 को कॉपी करके एज इट इज। तो यहाँ पे होना क्या है, थोड़े दिनों बाद में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना पड़ेगा, बस इंड AS के नाम से नहीं, AS के नाम से, ठीक है। अगली बात एक है बेटा, ये क्या, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर होते हैं। क्या मतलब सर? ये देखो, जो लोग खेती कर रहे होते हैं, किसान, प्रोड्यूसर तो वही होते हैं ना भाई, अन्न तो वही उगाते हैं ना। किसान क्या करता है, गन्ना उगाएगा, फिर उसको कहाँ लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा बेटे? मिल में लेके जाएगा। गेहूं उगाएगा, उनको कहाँ पे लेके जाएगा? मंडी लेके जाएगा। तो ऐसा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के यहाँ पर स्टॉक के रूप में है, ध्यान रखना, किसके यहाँ पर? प्रोड्यूसर के यहाँ पर। एक तो वो है जो किसान है, फार्मर है, जो उसको प्रोड्यूस करता है, वही कहलाता है प्रोड्यूसर। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको खरीदते हैं और खाते हैं, वो क्या है, हम लोग क्या है? कंज्यूमर। बीच में एक चेन में आता है कोई पर्सन, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो मंडी में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो लाला लोग जो दुकान चला रहे हैं वहां पर, वो क्या करते हैं, वो उनसे खरीद लेते हैं और उसको हमको सेल करते हैं। तो अगर ध्यान से बेटा वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे नहीं प्रिंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेबल है बेटे। अगर किसान आदमी का स्टॉक बचा तो क्या उस पर AS2 लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो उसका प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है
जो मंडी में उस अनाज को खरीद करके आगे सेल आउट कर रहा है, उसके यहाँ भी तो इन्वेंट्री बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी। तो ऐसे पर्सन का जो इन्वेंट्री होगा उस पर AS2 लगेगा, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर पे बिल्कुल भी कोई भी AS नहीं लगेगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। पक्का नहीं बता रहे जी बच्चे, तो बता ही नहीं रहे जी। सर फार्मर की हर प्रोड्यूस पर AS2 नॉट एप्लीकेबल है। बिल्कुल जी, नेचुरल प्रोडक्ट्स के जो प्रोड्यूसर हैं उनको माफ किया गया है, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो प्रोड्यूसर से परचेज करके आगे सेल परचेज करते रहते हैं, होलसेलर रिटेलर, उन पर AS2 लगेगा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर नहीं है। माइक बंद कर लो अच्छा, अगर। जो हाँ जी, जो सब सब्जी मंडी में आड़ती वगैरह बैठे होते हैं उनके ऊपर तो ऐसा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एज इन्वेंटरी होगा। वेरी गुड, यही मैं कह रहा हूँ आपसे। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या Second- करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, वो कहते हैं गेहूं का स्टॉक है AS2 नहीं लगेगा। नहीं भाई, समझो, गेहूं हो, गन्ना हो, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उनका जो प्रोड्यूसर है, किसान, मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्शन करता है, उस पर मना किया है AS2 लगाने के लिए। ठीक है जी, तो ये गलती मत करना, ये गलती बहुत ज्यादा होती है बच्चों से। चलूं मैं आगे, कोई और डाउट? समय समझ में आ रहा है? प्रिंस आइए। वरुण, सर हाँ जी, यस सर। जो अभी आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो दिखाई थी, WIP आपने बताया था, हाँ तो इसकी जो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है बिल्डिंग बनाने की, तो उस केस में तो WIP को काउंट कर सकता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो पेमेंट लेता है उनसे। नहीं, वो तो ऐसा है? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन वो बात AS2 नहीं करेगा। वो बात कौन करेगा? AS2 बात नहीं करेगा उसके बारे में। उसके बारे में कौन बात करेगा जी? उसके बारे में बात करेगा AS7। है जी, हाँ, AS7, वेरी गुड। AS2 उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। ठीक है, मतलब हर टाइप की सर्विसेज की WIP कैलकुलेशन की बात AS7 के अंडर आएगी। बिल्कुल नहीं, हर टाइप की WIP नहीं, नहीं सर, वो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसमें निकालते हैं ना, हाँ। वर्क सर्टिफिकेट कितना है, अनसर्टिफिकेट कितना है, तो हाँ। मतलब उससे निकालते हैं ना कितना वर्क बचा कितना सर्टिफाइड, हुआ। वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, बिल्कुल। लेकिन मतलब ये क्या है, AS2 कह रहा है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। हमें पहले AS2 की क्लियरिटी होनी जरूरी है कि AS2 किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। और बेटे इस AS में और कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी चीज में है, किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, किसको बोलेंगे इन्वेंट्री, किसको नहीं बोलेंगे। बाकी वैल्यूएशन तो आपका सारा का सारा डिक्टो फाउंडेशन वाला है। आइए जरा एक लास्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बोलो? लाइव स्टॉक। ठीक है, जो लाइव स्टॉक है वो क्या है बेटा? जितने भी हमारे यहाँ पर मवेशी हैं, पशु, कैटल, जिनका दूध निकाल के बेचा जाता है मदर डेयरी के लिए, क्या है? लाइव स्टॉक है। क्या ये AS10 में कवर होगा? ना जी ना, ना जी ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ने भी कह दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है ये निकालना कितनी गाय भैंस खींचनी है साल भर में। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना, AS2 भी साफ मना कर रहा है कि कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है हम नहीं बता सकते, हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। बात को समझना, उसके पीछे कारण क्या है बेटा, सुनिए ध्यान से। ये जो असेट्स हैं ये क्या कहलाती हैं बोलो? बायोलॉजिकल असेट्स। क्या कहलाती हैं बोलो? बायोलॉजिकल असेट्स। कितनी गाय भैंस बची हुई है, कितने के रेट वाली हैं, कितने का, कितने रुपए की वो बची हुई है, हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते बेटे। इस वजह से, क्योंकि उनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे शुरू में, जैसे आप देखोगे कई लोग घर में डॉगी पालते हैं, हमने भी पाला हुआ है। 8-8 हजार के पिल्ले आए, 8-8 हजार का लेब्रा हम लेके आए। पहले भी लेब्रा था, उसकी डेथ हो गई, फिर दूसरा लेके आए। यही 7-8 हजार का पिल्ला आया 30-35 दिन का। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे बेटे। हमारा काम तो है नहीं कुत्ते खरीदने बेचने का, लेकिन किसी का तो काम है ना जिनसे हम खरीद के लेके आए, जिनका फार्म हाउस है। सोचो जरा, उनके लिए क्या है, वो एक इन्वेंट्री है। ठीक है, जहां पर फार्म हाउस होते हैं वो वहां पर सुरक्षा के लिए कुत्तों को खरीद करके रख लेते हैं अपने पास में फार्म हाउस में। ठीक है ना? और फिर क्या होता है बेटा, तो उनकी सुरक्षा बनी रहती है, मतलब एक फिक्स एसेट्स की तरह उनको यूज करते हैं कि नहीं करते। मदर डेयरी है, गाय भैंस है, दूध निकालते हैं,
उन्होंने गाय भैंस खरीद रखी है, उनसे दूध निकाल के प्रोडक्शन करके और सेल आउट करते हैं। तो उनके लिए क्या है, वो फिक्स असेट्स है। आप मेरी बात समझना, जिन्होंने गाय भैंस बेची हैं और जिन्होंने गाय भैंस खरीदी हैं, दोनों की बात समझो। जिन्होंने गाय भैंस बेची हैं उनके लिए इन्वेंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बता पाएंगे, ये हमारे डेफिनेशन से बाहर है, हमारे बस की नहीं है निकालना कि कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। ये जो गाय भैंस अभी हमारे यहाँ पर है या भेड़ बकरियां हैं, ये कितने रुपए की हैं इस टाइम पर। क्यों सर? बेटे या तो प्रोडक्शन वहीं पे हुआ है या फिर वो खरीद के लेके आए हैं। कॉस्ट तो पता है, लेकिन कॉस्ट तो उस टाइम की है जब लेकर के आए थे। आज की डेट में कितने रुपए की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन चीजों की नहीं निकाली जा सकती है, इसलिए AS2 ने हाथ खड़े कर दिए। AS2 से ये बाहर है, AS2 कवर नहीं कर रहा। सर तो AS10 की बात करो, मदर डेयरी उसने तो असेस खरीदी है, उसको तो पता है उसने कितने ही खरीदे। बेटे जब खरीदी तब खरीदी थी, आज वो गाय कितनी घिस चुकी है, कितनी बार उसका दूध निकाल चुके हैं, कितने वो गाय बची हुई है, कितने की NRV है, क्या वो निकाली जा सकती है? नॉट पॉसिबल। इसलिए AS10 ने भी इसको लाइव स्टॉक को वहां से बाहर कर दिया है। रीजन एक है, दोनों जगह से बाहर करने का, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है इनकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले मुझे बताओ जल्दी से बेटे, क्योंकि बाद में फिर AS10 में जाके भी तुम दुखी करोगे, अपने आप को परेशान करोगे। पॉइंट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए हर जगह पे, ना तो AS2 लगेगा ना AS10 लगेगा, पक्का। अब अगली बात। पर सर हाँ जी, जो मदर डेयरी वगैरह इनके लिए तो ये ऐसा कैपिटल हो गया ना, तो इनके पास कैलकुलेशन नहीं होगी। अब मैं बात बताता हूँ, नहीं उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होती, इस चीज की कैलकुलेशन बट वो तभी तो कॉस्टली गाय परचेज करते हैं, तो वो फिक्स एसेट में नहीं काउंट करते है। लेकिन मान लिया कोई 5 साल हो गए किसी को खरीदे हुए, 4 साल हो गए, आज कितने कितने का हर साल डेप्रिसिएशन घटाओगे बताओ? चलो, क्या आप बता सकते हो गाय भैंस कितने साल तक दूध देंगी, कितने साल तक चलेंगी? नहीं निकाल सकते ना। नहीं। इस वजह से, क्योंकि नहीं निकाला जा सकता कितना डेप्रिसिएशन हो गया है और कितने की वैल्यू उनकी बची हुई है, इस वजह से दोनों एज से ये बाहर है। अब लास्ट बात सुनो, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो बड़े नालायक हैं। उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक इंड AS 41 निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कितने रुपए की ये बची हुई है। तो बेटे इसके ऊपर इंड AS 41 है, तो आप सब समझ सकते हो कि बड़ी जो कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जिन पर इंड AS लग रहा है, वो इंड AS 41 को फॉलो करेंगी। तो वहां तो ये चीजें होंगी। बात समझ में आ रही है? कल को क्या होगा, इसका भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा, या मैं तो कहता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हट ही जाएंगे, रह सिर्फ जाएंगे इंड AS। बस एक लाइन ऐड करने की जरूरत है कि अब से छोटी कंपनियां भी इंड AS लगाया करेंगी। बस हो गया काम, फिर सारे AS साफ, और छोटी छोटी लाइनें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डाल दो तो इंड AS बन जाएगा, इसको डाल दो तो इंड AS बन जाएगा, मजे आ जाएंगे जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए अब अगली बात करते हैं। तो बेटा ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज है जी। क्या? कि लाइव स्टॉक भी हमारा AS2 की डेफिनेशन से बाहर है। आइए मैं कुछ लिखाता हूं आपको जल्दी से, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लिखिए डाउट। तो 2 मिनट एक बार फिर से वो दिखा दीजिए। हाँ हाँ लो ना। सर स्टॉक ब्रोकर्स के लिए इंड AS 32 एंड 109 है। हाँ जी, कोई AS नहीं है। कोई AS तक नहीं। ये AS 13 भी इस पे अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट वाला। हाँ लेकिन ये काम उसी से चलाते हैं। सर, वो तो इन्वेस्टमेंट का होता है ना, तो इस पे कैसे अप्लाई होगा? इन्वेस्टमेंट में किस चीज की बात करते हैं? शेयर्स और डिबेंचर्स की। हाँ, तो ये शेयर्स कहते हैं और सिमिलर चीज वहां पर है, तब तक हम उससे काम चला लेते हैं जब तक हम ठीक है, वहाँ तो शेयर्स की बात होती है ना, जो शेयर ब्रोकर है हाँ जो खरीद बेच कर रहा है, इनके वो लिए तो गुड्स है, इनके लिए गुड्स है, लेकिन ये AS की 2 की डेफिनेशन से बाहर। और सर इन पे कोई नहीं है नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर स्टॉक पे।
नहीं उस पर उसमें इंडेक्स नहीं नहीं लगा। नहीं नहीं उस पर है लेकिन उसके बाहर है, ठीक है, इंडेक्स लगेगा। WPO आइए सर्विस प्रोवाइडर पे का भी, प्रोवाइडर बाहर पे भी कोई एप्लीकेबल नहीं है। नहीं नहीं कोई एस एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। अभी हम एस की बात करेंगे। आइए जरा जरा अगली बात और करते हैं। शुरू करें। लिखो बेटा डाउट, पहले लिख लो जो जो डाउट यहां पर आते हैं बच्चों को। बार बार बच्चे ना ये पूछते हैं तो मैंने ना इसको लिखाना शुरू कर दिया। क्या AS2 प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगता है? क्वेश्चन मार्क। देखो बेटे आंसर, बेटे इसे लिख लेना, भले आपको अभी समझ में आ गया हो बाद में, वरना फिर भूल जाओगे। सबसे बड़ा डाउट होता है सीए फाइनल में भी जब ये थे तो बच्चों को सबसे बड़ा ये डाउट था। और अगली लाइन बताओ, एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा सीए फाइनल का, बहुत ही रेयर टू रेयर बच्चा अटेंड कर पाता था उसको, जिसको आप अब इसको ढंग से पढ़ोगे तो तुरंत अटेंड कर लोगे। देखो जी आंसर इज नो। अगला डाउट, क्या AS2 उस बिजनेसमैन पर लगता है? क्या AS2 उस बिजनेसमैन पर लगता है जो ऐसे, क्या कह रहे हो, बहुत सुंदर राइटिंग है, थैंक यू, ऐसे प्रोड्यूसर से एग्रीकल्चर, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू समय, थैंक यू वरुण, थैंक यू शानू राइटिंग की तारीफ करने के लिए। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद कर आगे बेचता है। देखो बेटे आंसर, यस। अगला डाउट, ये जो डाउट्स हैं ये एग्जाम के और स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने के बाद बच्चों के आते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। देखो बेटे नेक्स्ट वाला डाउट, तो 2 मिनट एक बार पिछले वाला डाउट दिखा दीजिए। अच्छा मैं दिखाता हूँ। क्या AS2 इन्वेंट्री, चलिए इसकी शुरुआत कैसी है जो, ये क्या लिखा सर? क्या AS2 उस बिजनेसमैन पर लगता है? सर सर नहीं सर, ये DPS वाला का नहीं, बच्चा पिक्चर। हिंदी में बता दो सर इसको। इसको इंग्लिश में बताओ। ओ, सर मेरे को आधा दिखाया आपने। अच्छा सर ये क्या लिखा हुआ है इसको ये बताओ, ये जो ऐसे करके ये जो लिखा हुआ है ये सर अमेरिका जो का है। ऐसे प्रोड्यूसर से, सर जो who someone produce a agriculture product टू बाई and फ्रॉम,
परचेज एंड सोल्ड टू नेक्स्ट वन। who buy and sell, who buy from such। सर ये आप हिंदी में मत लिखे करो सर, मेरे को परेशानी होती है सर, मेरे से हिंदी में लिखा नहीं जाता सर। तुम्हें पता है? सर हमें हिंदी में ही समझ आता है, हमें अब इंग्लिश में नहीं सुनो समझ आ सुनो, रहा। ठीक है मैं नहीं लिखूंगा, डोंट वरी। पता है अब सिलेबस भी हिंदी में होने जा रहे हैं, कमाल की बात। क्या सर बात मैं छोड़ दूंगा एजुकेशन सर। में एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। मतलब? हाँ जी सर वो तो ऑप्शनल होगा ना सर, जो हिंदी में चाहे एक हिंदी में। मिनट सुनने तो दे। नहीं, अभी मैं बता दूंगा बाद में, मैं बाद में बताऊंगा इस बारे में, है ना। सर 2 मिनट क्या उस बिजनेसमैन क्या AS2 उस बिजनेसमैन पर लगेगा, लगता है जो ऐसे प्रोड्यूसर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद कर आगे बेचता है। ओके आइए जी, अगला क्वेश्चन। क्या AS2 इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस of construction contracts पर लगता है? बोलो बेटे। नो। AS7 applies on that, उस पर AS7 लगता है। तो एक मिनट, बस एक मिनट। सर ये कॉमन डाउट्स होंगे सबके सर। हाँ, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि जो पूरे स्कैनर निकालते हैं या फिर स्टडी मैट के क्वेश्चंस करते हैं, तो उनके ये डाउट वो बार बार पूछते हैं। तो मैंने आदत बना ली ऐसी डाउट्स को बार बार क्लास में ही लिखाने की। इससे पहले बच्चे पूछे तो उनको पहले ही डाउट करा दो। डाउट क्या है जी? अब यहाँ पर अगला डाउट, क्या AS2 उस इन्वेंट्री पर लगता है जो held for use in construction contract lying at site है। जो कंस्ट्रक्शन की साइट है उस पर दो तरह की बात है। एक तो खुद साइट की बात है, कितनी बिल्डिंग तैयार हो गई, ये भी तो एक इन्वेंट्री है ना भाई। कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो ये इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ जी है। क्या उसकी बात यहाँ पर AS2 में हो सकती है? आंसर इज नो, नहीं हो सकती जी। लेकिन साइट पर जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जो उसमें कंज्यूम करना है,
उसकी बात बताओ, क्या उस पर AS2 लगेगा? आंसर इज यस, क्योंकि सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस की बात नहीं हो रही है, रॉ मेटेरियल भी इन्वेंटरी की डेफिनेशन में आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं अब यहां पर। आंसर इज यस। देखो बेटे आंसर यस लगता है जी, उस पे लगता है। अगला डाउट, डाउट क्या है? ये एग्जाम का एक क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नहीं ये तो डाउट है, इसके बाद में लिखाऊंगा वो। लिखो डाउट क्या, एक पॉइंट लिख दो, उसको नोट लिखो, नोट। चलो रहने दो, एक एग्जाम का क्वेश्चन करो छोटा सा पहले, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। मैंने कहा ना हमारा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम है इसमें, वो सिर्फ दो जगह पे लगेगा। एक तो इन्वेंट्री का मीनिंग जानने के लिए, और दूसरा इसका स्कोप जानने के लिए। लो बेटे, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था, जब सीए फाइनल में एएस हुआ करता था। पहले सीए फाइनल में हुआ करते थे एएस, कुछ एएस फाइनल में थे, कुछ एएस इंटर में थे। अब क्या हुआ, वो ज्यादातर एएस इंटर में ही आ गए। अब फाइनल में क्या है, सिर्फ इंड एएस। अच्छा अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं जहां पे कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले सीए फाइनल में, देखा मैं 2002-2003 के आसपास आया होगा, पहले 2012 की बात है, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन ने सच में मतलब सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया था 2012 में, उसके बाद से कभी भी किसी बच्चे से इसका आंसर मिल ही नहीं पाया। क्या सर? आओ जरा, एक मतलब आज की क्लास का ये समझ लो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। देखो बेटा, ये एक बार है। क्या है ये? बार, शराब की दुकान है। वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, उनकी सबकी यहाँ पे बेटे टेबल लगी हुई है, वो बैठे रहते हैं वहां पर, शराब पीते हैं और फिर अपना घर चले जाते हैं। कुछ अपने आप चले जाते हैं, कुछ कुछ के घर वाले लेने आते हैं। तो मेरा मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये लोग क्या करते हैं, अपना पी पा के भाई फिर क्या करते हैं बताओ बेटे, अगर मान लिया वो खुद भी गए यहीं पी के जा रहे हैं, तो क्या वो बोतलें लेके जाएंगे? आप बताओ जरा, चलो क्या वो बोतल लेके जाएंगे? पीने के बाद होश ही खाना है, बोतल दे बोतल दे बोतल दे, खाली बोतल मैं घर पे जाके बेचूंगा। बताओ ऐसा होगा? कभी नहीं। मान लिया किसी को उसके घर वाले लेने आए, तो वो ये थोड़ा ना कहेंगे भाई जो बोतल इसने पी के जरा खाली बोतल दी। बताओ कभी ऐसा होगा? नहीं होता। तो कुल मिला के होता क्या है, यहां पर इधर इस बार में एक गोडाउन बनाना पड़ा, जहां पर वो खाली बोतलें। अब किसी के मन में गाना आ रहा है, दो गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे लोड दे। हाँ तो बिल्कुल सही आ रहा है बेटे, वो बोतलें वहां पर लोड दी गई, वहीं छोड़ दी गई। यहाँ पर क्या है बेटे, वो सारे की सारी छोटी छोटी बोतलें यहाँ पे रखी हुई हैं। आप सोच के देखो जरा, अभी मत कहना सर आप गिलास बना रहे हो, भाई मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि चलो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें रही होंगी। बोतलें बेटे, वो बोतलें अगर यहाँ पर हैं, बताओ उसका वो क्या करते होंगे? अब ये मत कहना कि सर वो धो के फिर से भर के दे देते होंगे, ये मत कहना। सेल कर देते हैं। बेच देंगे। हाँ ये बेच स्क्रैप देंगे। में, या वेरी मतलब गुड, स्क्रैप तो खराब। वेरी गुड, ये हुई ना बात। देखो मैंने यहाँ पर शराब का एग्जांपल क्यों लिया, मैंने क्यों नहीं लिया कोल्ड ड्रिंक का? बताओ क्यों नहीं लिया? हाँ, प्रिंस को जा रहा है, प्रिंस कुछ क्योंकि वो धमाकेदार प्लास्टिक करके। बॉटल्स में मिलता है। अरे वो क्योंकि तो सर वो बाहर से पीते हैं तो भी बोतल ले आते हैं पानी के क्योंकि काम ये आने के लिए। एग्जाम का क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ वरना मैं एग्जांपल क्या नहीं ले सकता था, दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें। सोचो, सर लेकिन आप बॉटल कहोगे बाहर सर वो तो रिफिल हो जाती है, वो तो उन्हीं को दे देते हैं कंटेनर्स। बेटे ये शराब की बोतलें किसको बिकती हैं?
ये बिकती है बेटे कबाड़ी को, स्क्रैप, कबाड़ी इनको लेके चला जाता है स्क्रैप जो ना? होता है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, स्क्रैप में इनको सेल करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, सर लेकिन ये वैसे अगर चाहे तो ये रिफिल भी हो सकते हैं और नई इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग वजह यूनिट को वजह जाकर क्या है ना, बदलेंगे। बार में शराब जो है ना बनाते नहीं है, बार में शराब फिनिश और गुड्स है उनका। हाँ सर वो लेकिन बेटे, वो जो कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल है वो भी तो हम दे ही देते हैं वापस, वो लेकिन भी वहां चली पर जाती है फिर उन्हें। वजह क्या है ना, देखो वहां वो कंपनी में नहीं जाती, यहाँ पे लोकल में कोल्ड ड्रिंक बन रही है कई सारी, वो मिलाते हैं पता नहीं क्या क्या और कहते हैं ये लो थम्स अप है, ये ओरिजिनल है। ये भाई साहब ओरिजिनल है, मतलब इतनी उसमें गैस निकल के आती है, लगता है कि सचमुच में ओरिजिनल है। एनीवेज कम टू द पॉइंट, बेटे शराब की बोतलों में ऐसा नहीं होता, वो क्या करते हैं रिफिल के लिए दोबारा से भेजते हैं और वो ओरिजिनल कंपनी को ही, सॉरी ये इनको कबाड़ी में बेचते हैं। अगली बात जो काम की बात है हमारी वो क्या है, सवाल ये जो आया था एग्जाम में वो आया था बेटे 31 मार्च को, 31 मार्च को 1000 कस्टमर बार में आए और 1000 कस्टमर ने दो दो बोतलें पी। कितनी बोतलें हो गई बेटा, उनके साथ में उनके यार दोस्त भी आए होंगे, 2000 बोतलें। ये जो 2000 बोतलें हैं, जो 2000 बोतल्स हैं, जो 2000 बोतलें हैं, उनको अब मुझे ये बता दो उनको हमें किस, क्या वो AS2 में आएंगी या AS10 में आएंगी या कुछ भी नहीं होगा इनका, क्या इनको क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा अकाउंटिंग में, ये क्वेश्चन था CA फाइनल के एग्जाम का। सर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि उनका स्टॉक इन ट्रेड थोड़ी है, उनका बिजनेस तो है नहीं। हाँ अगर उसने अपना बिजनेस अप्लाई किया होता तो उस केस में ये स्टॉक इन ट्रेड होता, क्योंकि उसने अपना साइड बिजनेस एज ए स्क्रैप का भी स्टार्ट किया होगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आ रहा। अगर इसको एज ए नोट देखिए हम ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस मानते हैं तो ये सेल में आ जाएगा। 2 लाख बोतलें, सर मेरे अकॉर्डिंग तो ये आनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जिसके बिना हम अपनी बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। चलो ये तो हुआ शानू का आंसर। मतलब प्रिंस का आंसर आनी क्या है भाई? चाहिए AS2 में। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसका है तो ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। सर एक रॉ सर मटेरियल वाला ऑप्शन था, उसमें ये कहा गया था कि जो चीज कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है वो आएगी, अगर वो 12 महीने से पहले पहले यूज हो रही है तो। पर ये तो एज स्क्रैप है ना, उन्होंने बोतलें फेंकी हुई हैं वो उठा उठा के इकट्ठी कर दी। समय तुम भी अपना विचार रखो, प्रिंस तुम भी। सर मेरे हिसाब से तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे रोज कस्टमर आते हैं, रोज वो सेल करते होंगे। समय मेरे हिसाब से यहाँ नहीं पे लग तो फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एज बिजनेस, नोट तो दिखाना पड़ेगा। स्क्रैप रूप होगा ना। हाँ अगर ऑर्डिनरी कोर्स मान रहे हैं तो उसका नोट ऑर्डिनरी देना पड़ेगा, क्योंकि AS2 में ऑर्डिनरी कोर्स को कवर किया गया ओनली। बहुत अच्छी सोच जा रही है लेकिन अभी पूरी नहीं आई बेटा। वर्ड देखो क्या है, ये AS2 में कवर है, सबसे पहली बात ये AS2 में कवर होगा, लेकिन अब कौन से पॉइंट की वजह से कवर होगा आइए मैं उस पर आपको बात बता दूं। CA फाइनल का क्वेश्चन है जो तुमने आंसर दिया है और लगभग सही आंसर है बेटा। ये क्या है, हेल्ड फॉर सेल तो सर आपका 8 सालों इन का ऑर्डिनरी इंतजार कोर्स खत्म ऑफ हो गया आज। बिजनेस। देखो जी, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो बोतलों को रखा करते हैं, खाली बोतलों को अपने यहाँ पर रखा करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए, क्योंकि ये काम आज का नहीं है, ये रोज का है, रोज खाली बोतलें वहां पर रहती हैं, ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और वो उसको रिफिल नहीं करते, वो सेल के लिए उनको हेल्ड करे रखे हैं। इस वजह से मतलब बच्चा इस चीज पे दिमाग लगाएगा ना, सर ये रॉ मटेरियल है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स इसलिए नहीं बोल पाता है बच्चा, क्योंकि बच्चा सोचता है जब बोतल भरी होगी तभी उसका नाम फिनिश गुड्स होने में माना जाएगा, जहां गलत है बेटे। कंप्लीट गुड्स है वो अपने आप में। पीलिया पीलिया जो बोतल है बची हुई वो हेल्ड फॉर सेल है और ये काम रोज रोज का है, इसलिए
वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर है। बट सर यहाँ पे तो फिर टाइम इंटरवल आ गया। तो सर मैंने हम तो लोग वही अपनी बोला था। बुक्स को सेल कर मैं तो हम कह रहा हूँ अपनी बहुत बुक्स अच्छा को आंसर सेल दिया, करते हैं, उसको लेकिन तो सर वर्ड आपका क्या तो है, हो गया। वर्ड क्या ऑर्डिनरी है, कोर्स में नहीं कवर किया। हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये है हमारा इन्वेंट्री। ठीक है जी। तो सर मैंने एग्जैक्टली यही तो But बोला था कि sir, वहां पे डेली बोतल आती है, वो मैं डेली तो- सेल करते हैं, हाँ, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल सही सर दिया। हाँ बेटा, बट एक चीज पूछनी है, और जब आपने स्टूडेंट्स की बुक्स को सेल का पॉइंट बताया था, उसमें आपने ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं कवर किया। अगर वो बच्चा हर महीने अपना स्टॉक, हर महीने अपनी बुक्स को सेल करता हो, नोटबुक्स को सेल करता हो, कबाड़ी को, तो उस केस में तो उसका ऑर्डिनरी कोर्स माना जाएगा। नहीं 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 समझे। देखो, ये बिजनेस का गुड्स का रूटीन पार्ट है, गुड्स है ये, और वो उसके लिए असेट्स थी। जो असेट्स बच गई उसको हेल्ड कर रखा है, लेकिन उसका रूटीन काम नहीं है उसको बेचना। किताबों को हर बार तो मतलब उसका मेन बिजनेस ये नहीं है ना। यहाँ पे तो मेन काम ये है, बोतलें खाली होती रहेंगी, बोतलों को बेचना भी होगा, ये भी बिजनेस सर का लेकिन वो side रोज business है। रोज थोड़ी ना बेचता रहता होगा, सर मतलब रोज थोड़ी ना वो बोलेगा बुक्स को, हेल्ड है ना। बेचनी, हेल्ड 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 तो करके करता है रखेगा। ना। किस लिए हेल्ड करता है खाली बोतलों को? ये थोड़ा ना कहता है नहीं नहीं वो जा रहा है उसकी पीछे वाली उसमें बाइक की डिक्की में रखिया, ऐसा कभी होता है क्या? वो क्या करता है, ठीक है भाई, सारी की सारी खाती हुई बोतलों को एक जगह पे हम रखते हैं, एक स्टोर बनाते हैं, उनको हेल्ड करते हैं और उनको बाद में बेच देंगे। ठीक है ना? तो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और रोज रोज रूटीन का बिजनेस का ही एक पार्ट है, समझे? अच्छा डोंट सर, वरी। एक चीज और, बोलो बोलो। एक चीज और, हम्म। जो कॉस्टली वाइन्स आती हैं पुरानी, वो किसमें कवर आएगी? उसमें लोग जो अपने घरों में, किसमें कवर होगी, S2 में या S10 में? भाई जो लोग अपने वाइन्स, घर में रखते हैं। देखो बोतलें भरी हुई हैं वाइन्स के साथ में, वो फिनिश हाँ। गुड्स है सबसे पहली बात, और वो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आएंगी, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब खाली बोतलें भी अगर रखते हैं तो वो भी तो हेल्ड फॉर सेल ही है, इसी वजह से तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्योंकि अच्छा, बच्चा, एक चीज, हाँ जी, मैंने आज 1 लाख रुपए की एक वाइन परचेज की, ठीक है, 5 साल पुरानी थी, उसको मैंने आगे 10 साल और अपने पास रखा, और 10 साल बाद 4 लाख रुपए की सेल की। ठीक है। अब ये किस में आएगा, ES2 ऑर्डिनरी में, कोर्स ऑफ ES10? बिजनेस नहीं, अब डिपेंड करता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रखते हो तुम ऐसा रोज रोज ऐसे करते हो तो ES2 में आएगा, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो इसमें ES2 में कवर नहीं होगा। पर मैं तो टाइम इंटरवल पे बेच रहा हूँ, आज लिया 1 लाख फिर का, तुमने 10 साल बाद बेच रहा हूँ। फिर वो तुमने एज ए इन्वेस्टमेंट उसको हेल्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट की तरह, क्योंकि वो तुम्हारा रोज रोज का काम नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा टाइम इंटरवल नहीं दे रखा कि इस इंटरवल पे आप सेल करोगे तो आएगा? नहीं नहीं कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, हेल्ड फॉर सेल। ठीक है। अब वो बिके ना बिके, कहीं होते हैं ना नॉन मूविंग स्टॉक भी तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको हेल्ड किया हुआ है ना, फिर भी वो करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं। शेड्यूल 3 ने भी उनको उसमें करंट एसेट्स की डेफिनेशन, क्यों? क्योंकि वो हेल्ड फॉर सेल है, और वहां पर इंटेंशन क्या है, वहां पर शेड्यूल 3 में भी उसको 12 महीने के अंदर निकालने की है, इसीलिए वो करंट एसेट्स में आते रहते, चाहे वो निकले ना, चाहे वो 48 महीने हो जाए ना निकले हुए, लेकिन इंटेंशन क्या है उनकी, वो हेल्ड कर रखे हैं सेल के लिए, 12 महीने के अंदर अंदर रिसीवेबल है। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, अगली क्लास में इसका बचाव पार्ट करेंगे और क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इसमें अभी दो या 2.5 क्लास होने लगेगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? सर चलिए, वो लास्ट वाला एग्जांपल दिखा देना एक बार। मैं अभी PDF सेंड कर देता हूँ ना। तो जी, कौन सा वाला, ये वाला? हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। सर 8 सालों का इंतजार खत्म हो गया आपका। चलो फिर मिलते हैं हम लोग। ओके बच्चों, बाय बाय।